हम पढ़ रहे थे फियोफाइसिया के बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में। और इस ब्राउन एल्गी के बारे में हमने कहा था कि ये पाए जाते हैं प्राइमरली कहाँ पे, इन द मरीन हैबिटाट्स, यानी कि समंदरी इलाकों में ये आमतौर पे पाए जाते हैं। कौन, जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। यू टीच बायो ऑफलाइन, नहीं बायो नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज या बाकी बाकी बाज़ औक़ात, या जो है ये अरबिक कुरान वगैरह। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, ठीक है। हमने कहा था कि ये सिंपली ब्रांच्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस यानी कि वो फिलामेंट से बन के होंगे, जैसे एक्टोकार्पस जो होता है वो फिलामेंट से बन जाता है। टू प्रोफाउजली प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स, कुछ यहाँ पे खतरनाक तरीके से वहाँ पे ब्रांचिंग हुई होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में, एक अबंडेंट अमाउंट्स में उनकी जो है ब्रांचिंग हुई होती है। प्रोफाउजली मतलब इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है। जो मैंने कहा था कैल्प्स के बारे में, जो कि लगभग 100 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं, अंदाज़ा करिए एक एल्गे 100 मीटर तक भी जा सकता है, इनकी साइज़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब डिफरेंस। फिर हमने उसके बाद कहा था कि दे पोजेस क्लोरोफिल ए, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल सी कैरोटेनॉइड्स और xanthophyls का भी आपसे कहा था। और साथ में हमने कहा था ये चीज़ के दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स, ऐसा हो सकता है। जो ब्राउन अलगी है ना, यह पूरा ब्राउन ही जरूरी नहीं है, बाज़ अवक़ात ये ऑलिव ग्रीन होता है। मन थोड़ा नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऑलिव ग्रीन जैसा लग रहा है ना, ये मनी इस कलर का थोड़ा बहुत। टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट, कितना xanthophyll वहाँ प्रेजेंट है उसी की बुनियाद पे यहाँ पे होता है। xanthophyll आप रखिए याद, वो होता है येलो पिगमेंट, ठीक है। येलो पिगमेंट होता है xanthophyll। और कैरोटीनॉइड क्या होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है वो होता है येलो ऑरेंज, ठीक है, आप रखिए ऐसे याद। एक बात ध्यान से बात सुनिए मेरी, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ जाएंगी इस टाइम पे, इस लेक्चर में आज, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं चैप्टर 9 पे, चैप्टर 10 पे, ऐसा मसला हो जाता है। तो डरा नहीं चाहिए उन चीज़ों से। किताब जब सारी ख़त्म करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि सब समझ आया होगा इंशाल्लाह, मुझ तक ही ना इंशाल्लाह। तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन रिवीजन करना है। उसके बाद हमने कहा था कि वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट कितना है। हमने कहा था xanthophyll का मतलब होता है येलो पिगमेंट, उसी एतबार से कभी बाज़ाक़ा तो ब्राउन भी बन सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे कहा था जो फियोफाइसिया होता है, ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर, देखिए क्लास से शायद 2 निकल गए, मुझे लगता है उनको लगा वो मुश्किल, शायद थोड़ा मुश्किल है ये, ठीक है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इससे बढ़ाते ये बाद में कुछ ट्यूशन सेंटर्स वाले। फ्यूक फ्यूकोजेंथिन जो होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यही होता है असल में ब्राउन पिगमेंट। क्या होता है, ब्राउन पिगमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं येलो ऑरेंज कलर के, वो येलो ऑरेंज कलर देते हैं, है ना, येलो या ऑरेंज। और जो xanthophylls वो क्या होते हैं, येलो। और फ्यूक्सो क्या लिखा यहाँ पे, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, वो होता है क्या, ब्राउन पिगमेंट, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, जो ब्राउन अलगी में पाया जाता है, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट क्योंकि ये करता है एब्जॉर्ब, हम आगे बढ़ेंगे, ये करता है एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने आपसे कहा कि फाइओफाइसिया यानी कि ब्राउन अलगी के अंदर पाया जाता है फ्यूकोजैंथिन। और फ्यूकोजैंथिन ऐसा पिगमेंट होता है जो ब्राउन पिगमेंट होता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सॉरी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब फूड बनाने में। सीधी सी बात है, जो पिगमेंट्स होते हैं, चाहे हम देखेंगे क्लोरोफिल, दे ऑल हेल्प इन व्हाट, फोटोसिंथेसिस, वो कैप्चर करते हैं लाइट को। लेकिन यहाँ पे ब्लू ग्रीन लाइट कैप्चर करते हैं, कौन सी लाइट, ब्लू ग्रीन लाइट ही कैप्चर करते हैं, जो कि ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। आपको पता है कुछ आप में से होंगे ऐसे जो बोलते होंगे शायद मैं पढ़ाता हूँ तेज, कुछ होंगे आप में से बोलते होंगे मैं पढ़ाता हूँ आहिस्ता, क्योंकि हर कोई अलग अलग इंसान होता है, कोई समझता है तेज जल्दी, कोई समझता है आहिस्ता जल्दी। अब जो लोग समझते हैं तेज जल्दी, तो मैं तेज ही होता हूँ आमतौर पे। अगर उनको लगता है मैं आहिस्ता पढ़ाता हूँ, वो कहते हैं *2 यूट्यूब पे। जिनको लगता है मैं पढ़ाता हूँ तेज, वो कहते हैं मतलब स्पीड कम, तो वो यूट्यूब से देख सकते हैं वापस से। अब देखिए, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट जो है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा ना कि एनसीईआरटी के बाद कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन ये एनसीईआरटी वैसे नहीं पढ़नी है जैसे हम पढ़ते हैं ऊपर ऊपर, चलो आगे चलो पढ़ाई, इसको बोलते हैं स्क्रैमिंग करना। ये समझ के पढ़नी है कि लाइन पर गौर करना है, कि डायग्राम देखनी है, उसको डिफाइन करना है, उसको खोल देना है। तो इतना आसान नहीं होता है एनसीईआरटी पढ़ना, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर भी आप कमाल है कि आप क्लास में फिर भी रह रहे हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फियोफाइसिया के अंदर, सॉरी, हाँ फियोफाइसिया यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो है फूड होता है स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनेटॉल, जो कि लैमिनेरिन या मैनेटॉल के फॉर्म में हो सकते हैं। आज का चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोसिक वॉल। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनको सेलुलोसिक वॉल होता है, मतलब यहाँ पे वॉल किससे बन जाता है? विद द हेल्प ऑफ सेलुलोस। हम तो जानते हैं कि प्लांट के सेल वॉल कैसे बन जाते हैं, सेलुलोस से, सीधी सी बात है। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। और जो उनका सेलुलोसिक सेल वॉल होता है उन एल्गी का, जिनको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, जिनको हम फियोफाइसिया बोलते हैं, उनको जो सेल वॉल में बाहर से कवर होता है उसको बोलते हैं जिलेटिन। क्या बोलते हैं? जिलेटिन। सॉरी, जिलेटिनस जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं एल्जिन। जिलेटिनस जेल लाइक कोटिंग ऑफ एल्जिन, उसको बोलते हैं एल्जिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? मैंने कहा था आपसे बहुत बार, आप मानिए साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या? पूरी लिविंग सेल मानिए आप, सारी लिविंग सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं सारे को। तो इनके यहाँ सेल में कंटेन होता है क्या? इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के बगैर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अगर आपने क्लास नाइन्थ अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, या शायद एट्थ में, टेंथ में, आपको शायद नाइन्थ में आपको सेल का स्ट्रक्चर, तो घबराने की बात नहीं है, मैं बताऊंगा बेसिस है इंशाल्लाह। वैसे भी हम पढ़ नहीं है चैप्टर 8 पे सेल के बारे में, थोड़ा सुनेंगे हम यहाँ पे। देखिए, आपको पता है ना कि सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? मुझे लगता है पहले हम थोड़ा बहुत सेल का बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे आज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के, ठीक है? सेल स्ट्रक्चर डिटेल्ड। ये देखिए आप, सेल कैसी होती है। आज आपको रखना है सेल याद, मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगा सेल के बारे में, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सब एक साथ जितना दिखेगा सेल में। मानिए अब ये हमारे पास सेल है, हम पढ़ेंगे मेन मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे। ये हमारे पास सेल है, ठीक है? ये हमारी प्लांट सेल है। ये हमारी कौन सेल है? प्लांट सेल। तो हम देखते हैं इस सेल के बारे में अच्छे से। देखिए, पहली बात यहाँ पे हम देख पाते नहीं, ये प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल। यहाँ मतलब है ही सेल वॉल, है यहाँ पे सेल वॉल, मतलब है ही। जहाँ पे सेल वॉल मतलब होता ही है, वो होती है एनिमल सेल, ठीक है? ये एनिमल सेल यहाँ पे। हमें तो ये प्लांट के साथ पढ़ने, हम क्या करें एनिमल सेल को, हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी डिफरेंट होती है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर। देखिए आप, प्लांट सेल कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा आज। हम मान लेते हैं ये रही हमारी प्लांट सेल, ह्यूमन सेल। यहाँ का प्लांट सेल निकलती नहीं है, एनसीईआरटी पे दी है प्लांट सेल। ये रही प्लांट सेल, देखिए। दिस इज द प्लांट सेल और दिस इज द एनिमल सेल। हम बहुत बेसिक सा पढ़ेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आज। पहली बात, जैसे कि हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सेल वॉल का होता है, वो क्या, वो जो प्लांट सेल का होता है, वो सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल है, ठीक है? नंबर दो बात, क्लोरोप्लास्ट देखिए कैसा होता है। आप ये कॉइन है ना, कॉइन्स अगर हम रखेंगे, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे स्टैक ऑफ कॉइन्स होंगे हमारे पास, कॉइन पे कॉइन पे कॉइन पे कॉइन, कुछ ऐसा लगता है। इनको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। हमें आगे पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए आप। इन शॉर्ट, क्लोरोप्लास्ट दिख गया हमें, है कि नहीं? दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। जहाँ पे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कहाँ पे हो जाती है? शाबाश, कोई बोल सकता है? कोई इंटेलिजेंट बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे क्या होता है? रेस्पिरेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन, इन सेल वॉल भी। और जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे क्या होता है? वहां होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। ऐसी एक बात है वैक्यूल। देखिए आप, वैक्यूल दिख रहा है आपको, बड़ा सा वैक्यूल। मानिए एक स्टोरेज सैक होता है, वैक्यूल इज जस्ट अ स्टोरेज सैक। मानिए अब बोरी है, उसमें कुछ भर के है, उसमें वाटर भर के हो सकता है, ठीक है? आमतौर पर वाटर ही होता है लगभग सारा। या उसमें जो है फूड हो सकता है, या उसमें जो है कुछ बाकी वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? और ये सेल की शेप मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं वैक्यूल। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें लाख बार आगे पढ़ना है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ बेसिक्स। वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है सिर्फ, जिसमें पानी भर के होता है, वाटर फूड होता है, जो कि एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, ऑर्गेनल की तरह काम करता है, जो कि स्टोरेज सैक की तरह काम करता है। तो जिसमें फूड, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसने बाकी दिया ही नहीं यहाँ पे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दिए, इसने राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब इसने क्या दिया है? इसने बाकी सब दिया ही नहीं है कुछ चीज़ें। चलिए वो हम बनाते हैं यहाँ पे। मानिए अब ये मैंने बना दिया यहाँ कोई चीज़, ठीक है? उसी के बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड थोड़ा समझना है, ठीक है? थोड़ा मुश्किल है समझना, मुश्किल है मतलब, थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी। देखिए प्लास्टिड, पता है किसको बोलते हैं असल में? प्लास्टिड,
प्लास्टिड बोलते हैं उस सेल ऑर्गेनल को जो प्लांट सेल्स को हेल्प करती है कि जिससे वो खाना बनाते हैं और खाने को स्टोर करते हैं। इन शॉर्ट आप लिखिए ऐसे, मतलब खाने बनाने में क्या बोलेंगे, मेकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, मेकिंग प्लस स्टोरिंग। शॉर्ट नोट बनाइए आप। प्लास्टिड करता है हेल्प खाना बनाने में और खाने को स्टोर करने में। अब इसी प्लास्टिड को हम तीन तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर एक चीज जो प्लास्टिड में ही आ जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो अभी पढ़ा हमने, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। नंबर दूसरा जो प्लास्टिड में ही आ जाता है उसको हम बोलते हैं, बताए क्या, एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट ना, क्लोरो रखना है यार, प्लास्ट खुद ही आ जाता है, यानी कि प्लास्टिड। समझ रहे हैं आप? सफिक्स पकड़िए, सफिक्स देखिए यहाँ पे क्या है, प्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड से बन गया होगा ये, प्लास्टिड का ही जूस होगा, टाइप होगा, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा रखिए आप याद, वो हो गया क्रोमोप्लास्ट। मुझे उम्मीद है कि आप नोट बनाते होंगे, वरना फायदा नहीं है पढ़ने का। क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLOST, CHROMOPLAST। मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक क्लास में एक रह जाएगा। अगर एक भी नहीं रह जाएगा मैं फिर नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कम से कम कोई ना कोई देख पाएगा यूट्यूब से, तो इसीलिए क्लास में हमेशा आना चाहिए इंशाल्लाह। अब लगता है कि मैं शायद मुश्किल बता रहा हूँ, मैं आसान बता रहा हूँ चीज़ों को, फिर भी अपने हिसाब से। प्लास्ट क्योंकि आपको आगे हेल्प मिल जाएगी, आप देखें ना इंशाल्लाह आगे सेल जब पढ़ेंगे आपको आसानी हो जाएगी वहाँ पे। जो प्लास्टिड होता है वो सेल को खाने को बनाता है और स्टोर करता है। तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, जो कि हम पढ़ रहे थे, जो कि रेस्पिरेशन के काम में आ जाता है। एमाइलोप्लास्ट आ जाता है और क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और क्रोमो क्रोमो ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। अब क्या मसला है कि आखिर क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बताइए शाबाश। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो खाना बनाता है असल में। क्लोरोप्लास्ट ही असल में फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि लाइट से खाना बनाना क्लोरोप्लास्ट ही करता है, वही लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। और उसी में वो xanthophyls, वो बाकी कैरोटेनॉइड्स, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो पिगमेंट्स। एक और बात, एमाइलोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च कर देता है। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोर करता है। एक बात, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होता है, आपने शायद पढ़ा हो क्लास 9th में। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं, और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, देखिए अब मेरे सामने है इस टाइम पे, मुझे पता नहीं, जब जब इंसान के सामने स्टूडेंट होता है सामने होते हैं तो पता होती है, लगता है फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आ गया कि नहीं, फिर वो दोबारा बताइए, लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ, लगता है समझ नहीं आ गया। तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत अजाब हो जाता है, इस चीज़ में पूरा पता नहीं होती, मतलब मुझे लगता है मैं पढ़ाता हूँ लैपटॉप को मिसाल, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे बताएंगे चैट में समझ नहीं आ गया, बोलना है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कैसे सीख जाएंगे आप। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्च की फॉर्म में जो प्लांट से जो, सॉरी मैं उल्टा बोला शायद, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं। तो मैंने कहा कि जो एमाइलोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड होता है, वो स्टार्च को मतलब क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को, मतलब फूड स्टोरेज के काम में आ जाता है। हमने कहा ना पहले ही, मेकिंग प्लस स्टोरिंग करता है प्लास्टिड काम, तो स्टोरिंग के काम में एमाइलोप्लास्ट हमें हेल्प करता है। और क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। क्रोमो मतलब क्या मानिए, कलर, ऐसा प्लास्टिड जो कलर देता है। मैं फिर से बताता हूँ, प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, एमाइलोप्लास्ट भी हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है। प्लास्टिड करते काम वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, हमारी बॉडी नहीं, प्लांट्स की बॉडी में जो सेल होती है, वहाँ पे वो ये काम करता है कि वो फूड को स्टोर करता है और बनाता है, मेकिंग प्लस स्टोरिंग। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट कैप्चर करता है और उसी सनलाइट से अपना खाना बनाता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइट से अपना खाना बनाना। लेकिन जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टोर करता है, बनाता नहीं है, स्टोर करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या काम करता है, वो कलर देता है ना आसान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, मैं रब करता हूँ। तो प्लास्टर के बगैर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, सेंट्रली मतलब जो बीच में होगा लोकेटेड, ये देखिए आप, क्या ये बीच में है कि नहीं, बताइए मुझे आप, कहाँ गया ये रहा, एक हिसाब से बीच में ही होता है, ठीक है। ये देखिए आप,
इसको बोलते हैं सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। यहाँ पे थोड़ा ये कोने पे गया है। एल्गे के केस में बीच में होता है, सेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल सेंटर पे होता है ये, प्रेजेंट, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। हाँ, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, वो कलर दे, सॉरी, एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्लास्टिक में हम पढ़ते हैं तीन चीजें: क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस में करता है हेल्प, मतलब मेकिंग में हेल्प करता है। अब जो स्टोरिंग का मसला है, स्टोरिंग ऑफ स्टार्च, वो करता है कौन? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो। अब रखिए, एमाइलो मतलब स्टार्च, हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको सब बोलता कि एमाइलो क्या होता है, फिर मैं एमाइलो पेक्टिन क्या होता है, आप डर जाएंगे वैसे। मैं वहां जाता ही नहीं, उनकी पता है कि वो स्पेसिफिक चैप्टर ही है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे स्ट्रक्चर्स पढ़ देने हैं। फिलहाल टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में आ जाएगा। ये पूरी बुक इंटरडिपेंडेंट है, ये किताब सारी पढ़ने के बाद आप आराम से पढ़ पाएंगे, टेंशन नहीं लेना चाहिए कभी लाइफ में। उसके बाद, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द, अच्छा, एंड न्यूक्लियस, पता ही न्यूक्लियस तो होता ही है बीच में, जहाँ पर डीएनए होता है, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए आरएनए। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो होती है अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब सबस्ट्रेटम क्या होता है? मानिए ये पत्थर है, इस पे कोई प्लांट उग जाता है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जिस पे प्लांट जो है वो एडहेरेंस दिखाता है, अपनी एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब है चिपक जाना, ठीक है? या उसको हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हो एडहेरेंस को, क्या बोल सकते हो और? उसको बोलते हैं एज एन एंकर, वो इस्तेमाल करते हैं, ANCHOR। आपको पता है एंकर क्या होता है? अब देखिए, वो जो ये होता है किश्ती, उसको होता है वो एंकर। उससे बंद हो जाती है किश्ती, जब वो खोलते थे किश्ती चलती है फिर, है कि नहीं? तो एंकर मतलब क्या, मानिए मैंने इसको थप किया, इस चीज को ऐसे बंद कर दिया अपने हाथ में, तो उसको बोलते हैं एंकर। मैं बोल रहा हूँ कि इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एंकर। एंकर मतलब एज एन एंकर ये एक्ट करता है, कौन? सबस्ट्राटा। मैं फिर से बोलता हूँ, सबस्ट्राटा मतलब क्या, एक पत्थर फॉर एग्जाम्पल है, मानिए उस पे एल के चढ़ गया है, एडहेर हो गया है, चिपक गया है, या तो एंकर हो गया है, ठीक है? बाय अ होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट के जरिए से। अब विदाउट डायग्राम समझ नहीं आ जाएगा, इसलिए हम चलते हैं डायग्राम पे सीधे। हम यहाँ पे डायग्राम ही समझेंगे, खत्म मसला। देखिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? आज हम पढ़ रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं, शाबाश, फियोफाइसिया। तो फियोफाइसिया की एग्जाम्पल बी पार्ट की एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दिया है। ब्राउन एल्गी जो है आपका है, वो आता है लैमिनारिया एंड फ्यूकस। टू एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी है, लैमिनारिया की एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दी है, और साथ में इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है फ्यूकस की। अब चलते हैं हम ऊपर, लैमिनारिया और फ्यूकस क्या होता है ये देखिए आप। दिस इज लैमिनारिया एंड फ्यूकस। देखिए, फर्स्ट जो है वो लैमिनारिया, सेकंड फ्यूकस है। ये क्या है? लैमिनारिया, और ये क्या है? फ्यूकस। अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें है ना, ये प्लांट ही है ना, एल्गे तो प्लांट ही होता है। फ्रंट लिखा है, स्टाइप लिखा है, होल्ड फास्ट लिखा है। अब देखते हैं ये होल्ड फास्ट वगैरह क्या होता है। देखिए, पहले ना होल्ड फास्ट, तो होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है? जिससे इनको पकड़ मिल जाती है, मानिए अब एक हिसाब से, है ना, होल्ड फास्ट, पकड़ो मुझे, होल्ड करो मुझे, मतलब होता है इसका रूट लाइक पार्ट दैट एंकर्स टू रॉक्स। मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रूट लाइक पार्ट। आप लिखिए एनसीईआरटी पे डायरेक्टली आराम से, दैट एंकर्स, जो चिपक जाता है। देखिए, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, मैंने इसको खत्म कर दिया पढ़ पढ़ के, मतलब लिखा है इस पे, तो मुझे होती है आसानी पढ़ाने के टाइम भी आज। तो ये रूट लाइक पार्ट दैट एंकर्स, जो चिपक जाता है, इट, जो चिपकाता है इसको, टू द रॉक्स या टू द सरफेस, ठीक है, टू द रॉक्स और टू द सरफेस। मतलब इसको चिपकना है ना किसी रॉक के साथ, उस पर रहेगा ये, है कि नहीं, सरफेस के साथ रहेगा। तो होल्ड फास्ट बन गया, रूट लाइक पार्ट होता है जिससे इसको पकड़ लेता है ये, ठीक है? ऐसे समझा, ऐसे रूट इसके बारे में। लेकिन पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये होल्ड फास्ट जो है, ये एब्जॉर्प्शन के काम में हेल्प नहीं करता है। ये वैसा रूट नहीं है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देगा, नहीं। इसका फंक्शन खाली एडहेरेंस, एनकरेज होता है। एनकरेज मतलब क्या क्या? चिपक जाना, एंकर हो जाना, ANCHOR। एक और बात, जो स्टाइप यहाँ पे आ गया ना, स्टाइप, ये देखिए स्टेम जैसा है। स्टाइप स्टेम लाइक पार्ट होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को। स्टाइप इज अ स्टेम लाइक पार्ट दैट सपोर्ट्स बॉडी। सीधी सी बात है, सपोर्ट ही करेगा ना, वो क्या करेगा? जो सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, ये ना बॉडी, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है स्टाइप, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टाइप। और फ्रंट जो लिखा है आगे, ये मानिए लीफ लाइक होता है आगे से फ्रंट। कितना आसान था ये, आप समझ गए? अब देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे भी होल्ड फास्ट है। ये कौन सी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लेमिनेरिया की एग्जाम्पल और फ्यूकस की एग्जाम्पल। ये था लेमिनेरिया, ये फ्यूकस की एग्जाम्पल है। फ्यूकस और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। दिस इज फ्यूकस, ये दोनों, FUCUS, जो कि एक फियोफाइसिया, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। अब देखिए यहाँ पे एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। अब पता है एयर ब्लेडर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फिशेस में प्रेजेंट होता है, मानिए जो एक्वाटिक चीजें होती है ना, वहां प्रेजेंट होता है। एयर ब्लेडर में भी होता है। किस लिए होता है एयर ब्लेडर? बियॉन्सी मेंटेन करने के लिए, ताकि वो डूब नहीं जाएंगे। आपको पता है मैं स्विमिंग सिखाता हूँ, अगर आप आएंगे स्विमिंग सीखने, अगर इंसान लगाता है लाइफ जैकेट फॉर एग्जाम्पल, फिर जंप लगाता है पानी के अंदर, वो डूब जाता नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें एयर भर के होता है, वो उतना डेंस नहीं होता है, तो वो ऊपर क्या करता है, फ्लोट बियॉन्ड मेंटेन करवाता है कि नहीं? क्योंकि पानी जो है, हवा जो है वो पानी में डूब नहीं सकती है। तो वैसे ही कुछ फिशेस में क्या होता है, एयर ब्लड प्रेजेंट होता है, वो उसे फ्लोट कर पाते हैं। वरना आप सोचना, फिश चल रही है, वो क्यों नहीं ऐसी गिर जाती है पानी में? अब पता है कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें एयर ब्लडर नहीं होता, वो हमेशा तेज मूवमेंट चल कर रही होती है। वो हम पढ़ेंगे बाकी इसमें। अब मेरा कहने का मतलब है, एयर ब्लेडर जो है वो किस काम के लिए हेल्प करता है? वो एक गैस फिल्ड सैक होता है। एयर ब्लेडर जो होता है वो एक गैस फिल्ड सैक होता है। क्या होता है? गैस फिल्ड सैक, ऐसी बोरी, इसमें गैस भर के होता है, एक बोरी है उसमें गैस भरी है आप, ठीक है, मानिए बलून जैसा होता है। गैस फिल्ड सैक, जो फ्लोट करता है, जो फ्लोट करवाता है इनको, एल्गे को, ठीक है, नियर वाटर सरफेस, नियर वाटर सरफेस, ताकि वो अच्छे सनलाइट ले सके। देखिए अगर आप मानिए, अगर एल्गे डूब जाएगा, उसको एयर ब्लेडर था ही नहीं, वो डूब रहा है डूब रहा है, जितना वो पानी के अंदर जा रहा है उतने सनलाइट कम पहुंच रही है ना। अब उसको अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया, उसमें एयर ब्लेडर रखे गए, उससे वो फ्लोट करते ऊपर। अब जो वो फ्लोट कर रहे होते हैं उससे ऊपर उनको सनलाइट आराम से मिल जाती है। तो ये इसका रीजन है एयर ब्लेडर क्यों बनाया गया है। अब मिड रिब की बात करते हैं। फ्रंट तो समझ आ गया, फ्रंट क्या होता है, मतलब लीफ लाइक जो चीजें होती है इसमें। मिड रिब जो बीच की रिब है ना, ये देखिए, ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, ठीक है। अब ये मिड रिब क्या होती है? ये तो पता है, ये होल्ड फास्ट ये है, ठीक है। ये स्टाइप, ये हो गया स्टाइप, और ये हो गया स्टाइप। यहाँ पे ये स्टाइप है, यहाँ पे होल्ड फास्ट है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिड रिब होता है वो क्या होता है? मिड रिब को आप लिखते हैं सेंट्रल थिक वेन। अब बताए बाज अवकात एनसीईआरटी पूछेगी सवाल डायग्राम से, अब बोलेंगे मुझे पढ़ा ही नहीं था कहीं पे, वो डायग्राम से बोल रहा होता है, इसलिए डायग्राम को थोड़ा वैसनाना होता है, मतलब एक्सप्लेन करना होता है। मिड रिब जो है, सेंट्रल थिक वेन, बीच वाली थिक वेन जो यहाँ पे होती है, ये भी सपोर्ट के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट स्ट्रेंथ के लिए हेल्प करती है, सीधी सी बात है। तो ये हमने पढ़ लिया ब्राउन एल्गी के बारे में। अब पढ़ेंगे आराम से, अब समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी zoology और botany biology विदाउट डायग्राम्स, नेवर एवर। तो गोटा होता है। अब देखते हैं हम वापस, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे हम। हमने कहा कि जो प्लांट बॉडी बॉडी होती है फियोफाइसिया की, ब्राउन एल्गी की, इज यूजुअली अटैच द सबस्ट्राटम, ठीक है, मतलब पत्थर वगैरह को, बाय होल्ड फास्ट, ठीक है, तुमने देखा वो रूट लाइक होता है, एंड हैज ए स्टॉक। और उसके स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब वो क्या, मानिए इससे खड़ा रह जाता है ये, वो ना स्टाइप होता है, स्टाइप एक, स्टाइप इज अ स्टॉक, स्टाइप इज अ स्टॉक, देखो STALK, जो यहाँ पे स्टाइप था ना, ये रहा स्टाइप, यही तो स्टॉक है ना, ये स्टाइप, ये तो STALK इसी को बोलते हैं। अब स्टॉक का जो एल्गल नाम है वो स्टाइप है। स्टॉक मतलब जिससे वो खड़ा रह जाता है, होता है ना प्लांट्स में स्टॉक होते हैं, मतलब आप मानिए ऐसे डंडे से खड़ा रहता है ये, स्टाइप या स्टॉक उसको बोलते हैं। उसके बाद इसने यहाँ पर लिखा है कि एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट, जो थोड़ा लीफ लाइक था बड़ा सा, जो हमने कहा ऐसे, वो क्या होता है, उसको होते हैं फ्रंट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, पता ही है यहाँ पे होता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा ये, इससे बन जाएंगे बाकी बाकी क्या, जो है एल्कल प्लांट स्पीशीज, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ए सेचुरल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हो जाती है इन मोस्ट ब्राउन एल्गे? वो हो जाती है बाय बाय फ्लैजेलेट जूस्पोर्स। बाई फ्लैजलेट का मतलब क्या? जहाँ पे दो फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। फ्लैजला ना, मानिए अब ये ऐसे है, एक फ्लैजला यहाँ से हो गया, एक फ्लैजला यहाँ से हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर्स। लेकिन जो जूस्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनसे इनका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है ना, वो पेयर शेप्ड होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं, मानिए अब पेयर ऐसा होता है, थोड़ा मानिए अब नीचे से मोटा ऊपर से पतला, ऐसा थोड़ा पेयर जैसा,
ठीक है, और जो पेयर शेप्ड होता है एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैचला। दो यहाँ पे होते फ्लैचला, लेकिन वो अनइक्वल होते, दोनों बराबर लेंथ में नहीं होते, और लेटरली अटैच्ड होते। अब पता है लेटरल क्या होता है? मानिए मेरा जो बाल है ना, ये कहाँ पे अटैच्ड है? ये एपिकल पे अटैच्ड है ना, ऊपर बाल। बाल मत यहाँ से मुझे आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एपिकल, ऊपर वाले को। ठीक है, हो गया एपिकल। ठीक है, ये हो गया फ्रंटल, सामने वाला फ्रंटल। ये हो गया लेटरल। मानिए अब ये ना, ये इसको बोलते हैं उर्दू में पहलू। ये ना, ये साइड, यहाँ से इसको बोलते हैं लेटरल। साइड ना, साइड, लेटरल। तो यहाँ पे जो अनइक्वल, पहली बात, बराबर नहीं होते साइज में फ्लैचला, लेटरली अटैच होते हैं, मतलब यहां से एक होगा और यहां से होगा फ्लैचला, एक बड़ा एक छोटा, अनइक्वल होते हैं ना। कितना आसान था ये। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, वो हो सकती है आइसोगैमस, यानी कि जहाँ पे आइसो मतलब सेम, गमीस मतलब साइज यहाँ पे सेम होगा। अगर मेल गमीट इतना बड़ा है, फीमेल गमीट भी इतना बड़ा होगा। एन आइसोगैमस, जो बराबर गमीट्स नहीं होंगे। और ओगैमस क्या होता है? कल मैंने आपसे कहा था, जहाँ पे फीमेल बड़ा होता है और नॉन मोडाइल होता है, और जो मेल गमीट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, उसको बोलते हैं oogamous। अस्सी ऊ बोलते हैं एग को। यहाँ पे चूंकि एग बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं oogamous, या बोल देते हैं इसको oogamous। ठीक है, यूनियन ऑफ गमीट्स, जहाँ पे गमीट्स मिल जाते हैं, मे टेक प्लेस इन वाटर। वो कहाँ पे हो सकता है? वो पानी के अंदर हो सकता है, और विद इन द oogoनियम। ध्यान से बात सुनिए। जो गमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, जो मेल गमीट एंड फीमेल गमीट का जो फ्यूजन हो जाता है, वो या तो पानी में हो जाएगा, क्योंकि वो तो पानी में होते हैं अलगे, या विद इन द ऑर्गेनिज्म, ओगैनियम या तो ओगोनियम, या तो वो ओगोनियम में हो सकते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? एग। और गोनियम का मतलब क्या होता है? अ, मानिए गोनियम का मतलब होता है जहाँ पे, मतलब मानिए आप फीमेल के बारे में गोनियम, 80 पढ़ते हैं एंड्रोशियम गाइनोशियम, छोड़ी फिलहाल उसको आप। ओगेनियम मतलब हो गया, आप मानिए ओगोनियम हो गया जहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर, मानिए आप, इन शॉर्ट फीमेल का स्ट्रक्चर ओगोनियम। ठीक है, तो oogamous स्पीशीज उनको बोलते हैं जहाँ पे पानी में नहीं हो जाता डायरेक्टली गमीन से फ्यूजन, बल्कि वो घुस जाता है ओगोनियम के अंदर ही, फीमेल पार्ट के अंदर, और उस चीज से उसको बोलते हैं oogamous स्पीशीज। ठीक है, समझ आ गया? द गमीज आर पायरिफॉर्म। यहाँ पे जो गमीज होते हैं, हमने अभी कहा था कि वो पायरिफॉर्म होते हैं, और पायरिफॉर्म का मतलब होता है पेयर शेप्ड होते हैं, एंड बेयर टू लेटरली अटैच फ्लैजला। और जहाँ पे, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं लेटरली अटैच, साइड से जो अटैच होंगे। ठीक है, अटैच फ्लैजला, ये भी हम इसका। तो एग्जांपल्स क्या आती हैं यहाँ पे? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम और फ्यूगस। आपको लगता है कोई इंसान एनसीईआरटी खुद पढ़ सकता है? इम्पॉसिबल। एक क्लास 10th के बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है कि वो एनसीईआरटी खोल के पढ़ पाएगा पूरा अच्छे से। बहुत मुश्किल लगेगा उसको। अब मैं सच बोल रहा हूँ, देखिए अभी आप 11th क्लास में ना, ये मुश्किल है ज़्यादा। बैचलर से मास्टर से वो मसला ही नहीं होता है, फिर उतना नहीं पढ़ते फिर बाद में लोग, एक्सेप्ट कुछ लोग हैं वो बाद में ही अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास में ट्रांजिशन खतरनाक हो जाता है। दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। मुझे अपना याद आ रहा है ना, सच में दिमाग पे काफ़ी प्रेशर हो जाता है। इंसान बोलता है इतनी इन्फॉर्मेशन, खुदा अभी तक हम क्या स्कूल में मज़े कर रहे थे। तो तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। क्लास में आप देखिए स्टार्टिंग में कितने थे? 20, आज कितने हैं? 3। अब पता नहीं ये 3 भी रहेंगे कि नहीं। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पे है फहद, शिफा और हादिका, हाँ, कम से कम ये 3 तो रहने चाहिए। आप शायद बाकी बिजी होंगे, वो देखेंगे वीडियो से, लेकिन अगर सब जाएंगे तो फ़ायदा क्या पढ़ाने का मुझे, है कि नहीं? मैं चाहता हेल्प करा सारों की, एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करना, और मतलब कंसेप्चुलाइज समझना। ऐसे नहीं हम रट्टा पढ़ेंगे, हम डायग्राम्स देखते हैं साथ साथ में, है कि नहीं? तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। तो मैं खाली एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। बाकी मुझ तक क्या सिंप्लीफिकेशन करना। अब देखिए आप रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे हम। रेड एल्गी, इसको बोलते हैं रोडोफाइसिया। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसिया। रोडोफाइसिया का मतलब होता है रेड एल्गी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस, कि यहाँ पे पहली सी डोमिनेंस होती है ऑफ द रेड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन। उनकी बॉडी में, रोडोफाइसिया रेड एल्गी की बॉडी में आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। उसी आर फाइको एरिथ्रिन जो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेड पिगमेंट, जिससे उनका रंग रेड हो जाता है। तो majority ऑफ रेड एल्गे आर मरीन, मेजोरिटी समंदरी होती है, विद ग्रेटर कंसेंट्रेशंस
फाउंड इन वार्मर एरियाज, और उनकी ग्रेटर कंसंट्रेशन पाई जाती है जो थोड़े बहुत गर्म एरियाज होते हैं। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, वो पाए जाते हैं वेल लाइटेड रीजन्स में भी, क्लोज टू द सरफेस, ठीक है। मानिए अब ये सरफेस है, ऊपर क्या सन डाला है अपने रेज। अब इसको बोलते हैं वेल लाइटेड रीजन, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये होता है क्लोज टू द सरफेस, है ना। एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ्स, और बहुत कुछ डेप्थ्स में होते हैं, ठीक है। इन ओशंस वे रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पे इसके मुकाबले में बहुत कम लाइट पेनिट्रेट हो जाती है, पहुंच जाती है। जैसा कुरान में भी इसके बारे में आ गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है इसमें एक सूरे में कि इतनी जुल्मात डार्कनेस होती है समंदर के अंदर कि अगर इंसान अपना हाथ बाहर निकाल देगा तो वो अपना हाथ भी देख नहीं पाएगा। ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के बाद उतनी डार्कनेस आ जाती है। उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कोई इंसान 100 मीटर्स पानी में जाता, और ना ही सबमरीन थी ना कुछ थी। तो उस टाइम कुरान ने कहा था कि वहाँ पे डार्कनेस होती है, और वो खतरनाक डार्केस्ट एरिया कहाँ माना जाता है, समंदर के अंदर, क्योंकि वहाँ तस्वुर इतनी सनलाइट कहाँ पहुंचेगी जो पूरा नीचे होता है 100 मीटर के बाद। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अच्छा ये, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे आर मल्टी सेलुलर। जो रेड थैली यहाँ होता है, थैली जो है वो थैलस का प्लूरल आता है। थैलस का प्लूरल क्या आता है, थैली, आपको याद है, मैंने कहा था आपसे कि थैलस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जहाँ पे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, मानिए वो भी अनडिफरेंशिएटेड होता है, इमेच्योर होता है, अभी पूरा डिफरेंशिएट नहीं हो गया होता है। अभी उसमें पूरे जो जो लीव्स है, या जो उसमें जो रूट्स है, जो उसमें जो बाकी बॉडी है, वो पूरी डेवलप नहीं हुई होती, उसको बोलते हैं थैलस, मानिए आप अंडर डेवलप्ड होती है अभी वो। तो थैला जमा आता है इसका। जो रेड थैला इनका होता है ऑफ मोस्ट रेड एल्गे आर मल्टी सेलर, वो क्या होते हैं, मल्टीपल सेल से बन गया होता है। तो सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ पे खाना स्टोर हो जाता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च। एनसीईआरटी का मुझे सबसे पसंदीदा चीज़, मैं उस किताब वाले को मतलब वैलिडेट, मैं उसको मतलब अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि उसने टेबल बना दी है। टेबल का मतलब होता है कुछ याद है करना, सब यहाँ पे लिखा है। इतना मतलब क्या रहता है इंसान को, बराबर लाइन लाइन आपका इतना रहेगा। टेबल पढ़ता है इंसान, खत्म हो जाता है मसला ही सारा। इसका दिमाग अच्छा किताब लिखने वाले का। एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। थोड़ा मुश्किल है दिमाग में घुसाना ये चीज़। मैं बोल रहा हूँ कि जो फूड होता है स्टोर रोडोफाइसिया में, रेड एल्गी में, वो एज फ्लोरिडियन स्टार्च होता है क्या, स्टोर, क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट तो स्टार्च ही करता है ना, मतलब स्टोर एज फूड रिजर्व। तो फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे होता है जो एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है और ग्लाइकोजन जैसा होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ एमाइलोपेक्टिन कैसे बन जाता है, ग्लाइकोजन कैसे बन जाता है, आप डर जाएंगे और अब क्लास में कल आ जाएंगी, लेकिन मैं फ्री बताऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, वरना मैं आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, छोटी सा फॉर्मूला, ताकि आप समझ पाएंगे आखिर स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाते हैं। आप लिखिए इतना ही अपनी कॉपी पे, स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस, स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन। मैं क्या करूँगी, स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन। मैं फिर से लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज होता है ना। फिलहाल आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्लासिफिकेशन में आगे पढ़नी है। तो आप रखे कोटा याद, फिलहाल ऐसी जरूरी नहीं याद करना। ब्रांच पॉलीसेकेराइड जो बन जाता है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का पार्ट बनाता है कि नहीं। स्टार्च में क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोस। मानिए अपने स्टार्च ही होता है ना, यानी कि फ्लोरिडियन फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, जो कि स्टार्च का पार्ट ही होता है असल में। एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, और जो ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन ग्लाइकोजन एक ऐसा ब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टार्च इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, जो हमारी जो प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स की बॉडी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बोथ आर पॉलीसेकेराइड्स। But the thing is that glycogen is branched polysaccharide, much more branched.
दैट स्टोर्स एनर्जी इन एनिमल्स एंड फंजाई। ये समझ नहीं आ जाएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आगे पढ़ना है ये सब कुछ। आप छोड़िए ये सब मसला। The red algae usually reproduces vegetatively by fragmentation. Red algae कहता है reproduce vegetatively by fragmentation, वो तोड़ देता है अपने आप को, जैसे हमने कहा था बार बार। They reproduce asexually, वो करते हैं asexual reproduce by non motile spores, ऐसे स्पोर जो मोटाइल नहीं होते, जो मोशन में नहीं होते। नॉन मोटाइल का मतलब होता है जहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि फ्लैजला से ही वो मोटाइल बन जाते हैं, वो चल पाते हैं, मोशन में आते हैं। तो नॉन मोटाइल का स्पोर्स का मतलब होता है जहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता है। एंड सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई नॉन मोटाइल गमीट्स। इनके पास गमीट्स भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, उनके पास फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास स्पोर्स भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। किनके पास, किनके पास, रोडोफाइसिया के पास, रेड लिकी के पास। बस आपको इतना हम बोल रहे होते हैं इनके पास ही होता है, इनके पास, फिर बोल जाता है किनके पास होता है। मैं बार बार बोलता हूँ इनके पास होता है, इसीलिए। तो ये समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने में, जैसे हम पढ़ता है ना, ऐसा सुन रहा होता है, अच्छा ठीक, सर बोल रहा है ये, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, हम किस बारे में पढ़ रहे, टॉपिक भूल गया होता है। तो हेडिंग स्ट्रॉन्गली याद करनी होती है, फिर उसकी जो सब हेडिंग उतनी स्ट्रॉन्गली याद, उससे कम स्ट्रॉन्गली याद, फिर उसके बाद जो सब हेडिंग उतनी कम स्ट्रॉन्गली याद। आप समझ रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, यहाँ पे होता है, क्या होता है, oogamous and accompanied by complex post fertilization developments। oogamous का मतलब हमने कहा था बार बार, oogamie यहाँ पे हो जाती है, यानी कि यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है ये क्या, फीमेल का मीट। और accompanied by complex post fertilization यहाँ पे हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत सिंपल नहीं जो होगी। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री का मतलब होता है पहले। पोस्ट क्या होता है, बाद, मतलब पोस्टपोन हो गया, बाद में एग्जाम देंगे, है ना। या बोलते प्री मैच्योर रिंकल्स किसको आ जाते हैं, बचपन में बूढ़ा हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब प्री। प्री मतलब जो पहले होगा, पोस्ट मतलब जो बाद में होगा। ठीक है, पता होनी चाहिए आपको ये। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मतलब क्या, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रोडोफाइसिया और रेड एल्गी आर पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफायरा एंड ग्रेसिलेरिया एंड जेरिडियम। क्लास 11th बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू क्लास 12th बायोलॉजी, वो बहुत आसान है इसके कंपैरिजन में। खासकर डाइवर्सिटी का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट ही कर दिया कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। पर हम कहते स्टार्ट मॉर्फोलॉजी जो आसान है, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी, लेकिन हम चाहते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी को झेलें इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो क्रिमिनल कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है तो, मैंने फिर भी सिंप्लीफाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। आप सोच रहे हैं खाली हमने एक पेज पढ़ दिया, वो भी आधा ही, 40 मिनट तक एक पेज था खाली। तो इसका मतलब समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब ये आप खुद ही पढ़ेंगे, कल मैं वापस पढ़ाऊंगा क्लास टेबल, इसमें इसमें जो है ये पढ़ लिया हमने। आप ये खुद पढ़ सकते हैं एक बार। क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसिया रेड एल्गी। याद करना आप तक है, मैं बार बार बोलता हूँ, याद करना आप तक है। अगर आज से पढ़ेंगे हर दिन खाली एक एक पेज, बाद में टेंशन कुछ नहीं रहेगा। अगर आज से पढ़ेंगे नहीं, बाद में पाइलअप हो जाएगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एक साथ, और इंसान फिर कुछ भी नहीं कर पाता है। और अक्सर लोग वही करते हैं, 99% ऑफ पॉपुलेशन वही करती है, और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करते, सच में। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ज़िंदगी में करना, तो मेहनत उसकी प्री रिक्विसाइट है।